हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम अपर्णा जीएस क्लासेज। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 1 की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जिससे आपको कंटेंट का मतलब बढ़िया लेवल का आपको इसमें प्रश्न मिलते हैं इस चैनल पर, जिससे कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करते हो तो आप सबके लिए बेनिफिट होगा और एक स्तर लेवल का, अच्छे लेवल का इस पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 76। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति तो करेगा लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो चलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 75। प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 75। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे? यानी कि बाकी सब राज्यसभा के सदस्य थे और इनमें से कौन एक लोकसभा के सदस्य थे? तो ऑप्शन देखते हैं। एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल यानी कि इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह ये सब प्रधानमंत्री के बनने के समय राज्यसभा के सदस्य थे, जबकि चंद्रशेखर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से, बलिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य थे। वे 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चंद्रशेखर। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों और केंद्र के मंत्रिमंडल सदस्य, और डी देखते हैं संसदीय प्राक्कलन समिति के सदस्य। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो हुई थी वो 6 अगस्त 1952 को की गई थी। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसके सदस्यों में सभी कैबिनेट मंत्री, नीति आयोग के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। प्रश्न नंबर 4। भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास या जनता का समर्थन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का विश्वास। लोकसभा का विश्वास। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अतः प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। प्रश्न नंबर 5। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं? केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्र एवं राज्य दोनों में, स्थानीय शासन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भारत में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ हैं वो केंद्र सरकार में निहित होती हैं। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 248 में किया गया है। इन विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार संसद को है। अवशिष्ट विधायी शक्तियों से तात्पर्य ऐसे विषयों पर विधि बनाने की शक्ति से है जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केंद्र सरकार। प्रश्न 6। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? ऑप्शन है कावेरी जल विवाद, केंद्र राज्य संबंध, राम जन्मभूमि विवाद, इनमें से कोई नहीं। तो भारत सरकार ने वर्ष 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति सरकारिया आयोग का गठन किया था।
इसके जो अन्य सदस्य हैं वो शिवरमन एवं एस.आर. सेन थे। इस आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंधों की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए किया गया था और इसके संबंध में जो आवश्यक संस्तुतियाँ थीं उसको देने के लिए किया गया था। इसने वर्ष 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केंद्र राज्य संबंध। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या भारत के राष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो राष्ट्रीय एकता परिषद है यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इसका गठन अक्टूबर 1961 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। और यह किस लिए किया गया था? जो जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए किया गया था और इस परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 8, प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के साथ सम्मिलित कीजिए। तो एच.डी. देवेगौड़ा का जो कार्यकाल था वो 1996 से 97 था और चंद्रशेखर का जो कार्यकाल था वो 1990 से 91 था। अटल बिहारी वाजपेयी का 1999 से 2004 और विश्वनाथ प्रताप सिंह का 1989 से 1990 था। तो इसका राइट आंसर जो है पहले का डी हो जाएगा, यानी कि ए का 4 और बी का 3 और सी का देखते हैं, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया है तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2 नहीं रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लिख लेंगे, यहाँ से जो सी का हो जाएगा, सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और डी का जो हो जाएगा उसका डी का जो हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनका हो जाएगा 1989 से 90, यानी कि ये बी वाला ऑप्शन 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 4312, अटल बिहारी वाजपेयी का 1999 से 2004। तो 4312 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 4312। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कैबिनेट का तात्पर्य है, तो कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं, शासन के सभी मंत्रीगण और बी ऑप्शन है कैबिनेट स्तर के मंत्री, सी ऑप्शन है राज्य मंत्रीगण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बी हो जाएगा इसका आंसर, कैबिनेट स्तर के मंत्री। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, कैबिनेट स्तर के मंत्री। तो मूल संविधान में कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग पहली बार अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया। मंत्रिमंडल का आशय मंत्रियों के उस समूह से है जिसमें प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री शामिल होते हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो ऑप्शन अभी वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। अभी नहीं होगा यहाँ पे, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, अभी केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 है, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1,
वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु मतदान में भाग लेने के लिए आवश्यक है कि वह उस सदन का सदस्य हो। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लोकसभा में लाया जाता है। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था, या 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, या 85वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 सही है, संविधान के प्रावधानों से हटकर। तो भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का कोई प्रावधान नहीं है, किंतु समय समय पर राजनीतिक कारणों से सत्तारूढ़ दल जो रूलिंग पार्टी होती है उसके द्वारा संविधान के प्रावधानों से हटकर उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन किया गया। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन यह स्पष्ट करता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ऑप्शन देखते हैं, 90वां, 91वां, 92वां संविधान संशोधन या 93वां संविधान संशोधन। तो संविधान के अनुच्छेद 75(1) क के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसे 91 यानी कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया। तो प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है, किंतु वह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91, 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसके पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया है। तो 6 अगस्त 1952, 8 अगस्त 1955, 6 अक्टूबर 1990 या 7 अगस्त 1966। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम पीछे पढ़ चुके हैं, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 14, संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, रूस के संविधान से या आयरलैंड के संविधान से? यह भी क्वेश्चन हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अभी आपने देखा कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ थीं ये किसमें निहित होती हैं? तो केंद्र सरकार में निहित होती हैं, और यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया? तो सरकारिया आयोग का गठन देखेंगे 1983 में, 1883 में, 1990 में या 1995 में। तो पीछे वाले क्वेश्चन में ये भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983 में रणजीत सिंह सकारिया इसके अध्यक्ष थे। इन्हीं की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983। तो पूछा जाएगा किसकी अध्यक्षता में? तो रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। और ये किससे संबंधित है? तो ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या संबंधित राज्य के निवर्तमान राज्यपाल। तो इसमें से कौन होगा देखते हैं।
तो संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार जो राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे और उस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर 3 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं तो राज्य के संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, सी आकस्मिकता निधि से, या डी 1 और 2 दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 202(3) क के अनुसार राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य की संचित निधि। राज्य की संचित निधि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख देखेंगे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या मुख्य सचिव। तो किसी भी राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राज्यपाल। तो संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। प्रश्न नंबर 19 राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह राज्य के विधायिका का अंग होता है, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। तो दोस्तों यही गलत हो गया, जो राज्यपाल है वो मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 सत्य नहीं है, वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा या संसद द्वारा। तो इसका देखेंगे अनुच्छेद 213 के द्वारा राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग उस समय करता है जब विधानमंडल के दोनों सदन में से कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं। यदि राज्यपाल को ऐसा विश्वास हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनमें तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानमंडल के सत्र यानी कि सेशन आरंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर यदि अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, तो ऑप्शन नंबर बी राज्य विधानमंडल द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, राज्य विधानमंडल द्वारा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।